हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2। सो बिफोर वी स्टार्ट द सम्स वी विल सॉल्व ऑल एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं बुक में हम उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल समझ लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो एक्सप्लेनेशन दिया है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम्स। सो फर्स्ट वी विल सी, लेट्स रिकॉल। अभी हमने जो पहले प्रीवियस एक्सरसाइज किया है, प्रैक्टिस सेट किया है, मतलब जो 7.1 प्रैक्टिस सेट किया है, ऑल सम्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और उसमें भी जो एग्जांपल्स थे वो भी मैंने डिटेल में सॉल्व किए हैं। एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन जो था वो भी पूरा दिया हुआ है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पर रिक्वायर जो भी वीडियोज़ हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो यू कैन जस्ट गो टू प्ले लिस्ट। वहाँ पे सेक्शन बनाए हैं मैंने स्टैंडर्ड वाइज, तो आप लोग जो स्टैंडर्ड के और जो सब्जेक्ट्स के चाहिए आपको वीडियोस, वो सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी वहाँ पर देख सकते हो। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड के भी है, ऐसे नहीं कि आपके स्टैंडर्ड का ही वीडियो अवेलेबल है, तो दूसरे स्टैंडर्ड के वीडियोस भी वहाँ पर है। जो आपके भाई बहन है या नेबर्स है, रिलेटिव्स है, उनको भी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अब वीडियो। तो यहाँ पर हमें दिया है लेट्स रिकॉल। लास्ट ईयर जो हमने सीखा था उसके बेस के ऊपर ही है ये। The following table shows the number of rows and number of students in each row when they are made to stand for drill। जैसे स्कूल में आपका ड्रिल मास होता है, वो टाइम पे बच्चों को खड़ा करते हैं लाइन वाइज। तो यह दिया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रोज 40, 10, 24, 12 और 8 दिया है। तो एक्चुअली तो हमें यहाँ पर एक कॉलम दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, मतलब एक रो में, एक लाइन में अगर 40 चिल्ड्रन हैं तो कितने रोज कितने लाइंस बनाए हैं यहाँ पर? वैसे 6 लाइंस बनाए हैं। मतलब एक लाइन में 40 चिल्ड्रन, ऐसे 40 40 40 40 40 40 ऐसे 6 लाइंस बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर एक लाइन में 10 बच्चे हैं तो फिर कितने लाइंस बनेंगे? तो बनेंगे 24 लाइन। तो आप सोचोगे कि कैसे चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर पता नहीं है कि कितने बच्चे टोटल है। तो टोटल बच्चे कैसे पता चलेंगे हमें? देखो यहाँ पर जैसे हम टेबल्स लिखते हैं, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल से करके बताती हूँ। सपोज ये दूसरा एग्जाम्पल है, मैं सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। कितने लाइन में है? 1 2 3 4। सेकेंड लाइन में भी देखो 4। थर्ड लाइन में भी मैं देती हूँ 4। मतलब एक लाइन में कितने हैं? 4। और कितने लाइंस बनाए मैंने? 3 लाइंस। मीन्स 4 3 जा 12। और टोटल अभी हम डॉट्स देखेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब जो 12 हमें जो नंबर मिला है वो कैसा रहेगा? अभी यहाँ पर 12 थे, ठीक है। जब मैंने 4, एक लाइन में 4 और कितने लाइंस बनाए हैं? 3 लाइंस, तो 12 आ गए हैं। लेकिन मैं अगर ऐसे करूँगी, चेंज करूँगी इसे, अगर मैं ऐसे लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में मैंने ले लिए है 6 डॉट्स और दूसरे लाइन में भी मैंने लेती हूँ 6 डॉट्स। तो टोटल कितने हो गए हैं? देखो यहाँ पर कितने हैं? 6 और कितने लाइंस हुए हैं? 2। मतलब 6 2 जा 12। तो दोनों में क्या हुआ है? 12 12। तो ये क्या बन गया है? द 12 जो है ये कांस्टेंट है। और आप सोचोगे यहाँ पर, तो जब नंबर ऑफ रोज मैंने, नंबर ऑफ रोज जो थे, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है और ये स्टूडेंट्स इन रो, ये अगर मैंने 4 के बदले 6 ले लिया, मतलब मैंने वो बढ़ा दिए हैं, तो नंबर ऑफ रोज कम हो गए हैं। जब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज में बच्चे कम कर दिए हैं तो रोज ज्यादा हो गए हैं। मतलब यहाँ पे 3 रो बन गए और इसमें बच्चे ज्यादा खड़े कर दिए हैं तो 2 ही रो बन गए। मतलब क्या हो रहा है? अगर हम एक लाइन में ज्यादा बच्चों को खड़ा करेंगे तो कम लाइन में वो बच्चे आ जाएंगे, और कम बच्चों को एक लाइन में खड़ा करोगे तो लाइंस ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। एक कम हो रहा है और एक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जब ऐसे होता है तो कम और ज्यादा ऑपोजिट होता है, तो हम उसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। हमने इसके पहले 7.1 में क्या सीखा है? डायरेक्ट वेरिएशन, जिसमें एक पेंसिल का कॉस्ट 2 रुपीज है। 2 पेंसिल लिया तो डबल हो गया, 3 लिया तो ट्रिपल हो गया, मतलब
पेंसिल के नंबर्स भी बढ़ेंगे और प्राइस भी बढ़ेगा, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट जा रहे हैं। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स वेरिएशन। पहले वाला हमने सीखा है दैट वाज डायरेक्ट वेरिएशन, नाउ दिस इज इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो अभी हम सीख रहे हैं दैट इज इनवर्स वेरिएशन। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 4 6 24, 0 ले लो साथ में, मतलब 240 हो गया है। तो यहाँ पर भी देखो 10 और 10 4 40, 40 का 0 ले लो, 4 कैरी करो, 10 2 20 एंड 4 24, देखो 240 हो गया। तो अभी हमें पता चल गया है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 240। तो अगर 10 बच्चों को खड़ा करोगे तो 24 लाइन्स बनेंगे, 24 बच्चों को खड़ा करोगे तो अपोजिट 10 लाइन बन गए। 12 बच्चों को अगर आप लाइन में खड़ा करोगे तो फिर 12 20 240, देयरफॉर 20। और एक लाइन में अगर 8 बच्चों को ही खड़ा करोगे एक के पीछे एक, तो कितने लाइन्स बनेंगे, तो डिवाइड करोगे तो अब आएगा 30, मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, डिवीजन करना पड़ रहा है। ओके, सो from the table we observe that the product of number of students in each row and the total number of rows in each pair is 240। वो मैंने यहाँ पर फाइंड करके दे दिया है, which is constant। और ये 240 जो बच्चे हैं, बच्चे तो कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, they will remain as it is, वो उतने ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, लाइन्स चेंज हो रही है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे होता है ना, कम बच्चे हैं तो चलो 2 ही लाइन में खड़ा कर दो, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पे बच्चे इक्वली है, लेकिन हम लाइन्स में खड़ा करने का जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो एंड नंबर ऑफ रोज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। In a pair of numbers, if the increase in one number causes decrease in the other number, जैसे मैंने जो अभी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है that is only given here, तो मैं जस्ट रीड करती हूँ। Number in the same proportions, the pair in the inverse variation, in such an example, if one number of the pair is doubled, the other is half। तो वो डबल हो गया, दूसरा आधा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसे चेंजेस होते रहेंगे। सो इनवर्स वेरिएशन, द स्टेटमेंट x इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज देयर इज इनवर्स वेरिएशन इन x एंड y। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, देयर इज इनवर्स वेरिएशन इन x एंड y, ओके, are in inverse proportion। x multiplied by y is constant। x multiplied by y जो हमने यहाँ पर किया है is constant, वो 12 ही है, वो यहाँ पर 12 ही है। यहाँ पर 240 है तो 240 ही रहेगा, ओके। तो हमने क्या किया, x और y को, मतलब यहाँ पर ये x हो गया और ये y हो गया है। सो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या है, पहले के प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया है, दैट मीन्स सेम, इक्वल, वो कभी भी बदलेगा नहीं, दैट विल रिमेन एज इट इज, जैसा है उतना ही रहेगा। अज्यूमिंग द कांस्टेंट टू बी के, तो कांस्टेंट को हमने के ही लिया था लास्ट टाइम पर भी, यहाँ पर भी हम के ही ले रहे हैं, उसके लिए वो लेटर डिनोट किया गया है। इट इज ईजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो कांस्टेंट को अगर हम के लेते हैं तो इजीली वी कैन सॉल्व दोज। इफ एक्स वेरीज इनवर्सली as y, then x multiplied by y is constant। इसे मैंने अंडरलाइन रेड लाइन से किया है बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। और जो डायरेक्ट हमने प्रोपोर्शन सीखा हुआ है, डायरेक्ट वेरिएशन सीखा है, उसमें क्या लिखा था, x वेरीज डायरेक्टली एज y। तो यहाँ पर इनवर्सली है, उसमें डायरेक्टली लिखते हैं, सो ऐसे ही उसमें चेंज लेना है। देन x इनवर्सली वेरीज एज y इज रिटर्न एज x अल्फा 1/y। कैसे लिखना है, x अल्फा 1/y।
इफ, तो ये देखो, ये आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज इन दिस, ये हम सब अपने आप से चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमें दिया है वी हैव टू फॉलो दोज, क्योंकि वो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग दिए गए होते हैं। इफ एक्स अल्फा 1/y, सो x इज इक्वल टू k/y, और x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू k। तो अभी जब डायरेक्ट हमने लिया था तब हमने कैसे लिया था, तब हमने उसमें ऐसे किया था, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय y था, ठीक है, तभी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय y है, k y मतलब k मल्टीप्लाइड बाय y। लेकिन इसमें हम कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू k, क्योंकि हम x और y को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें k मिल रहा है ना। देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो ये इसका वेरिएशन का इक्वेशन दिया हुआ है। k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो k जो ये वेरिएशन है उसमें k क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इट विल रिमेन एज इट इज, हर एक सम में k एक कांस्टेंट रहता है ना। सॉल्व एग्जाम्पल, ये सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं। इफ a वेरीज इनवर्सली एज b, तो a b से इनवर्सली वेरीज है, देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो व्हाट इज गिवन हियर, a मल्टीप्लाइड बाय b, सो इसका मतलब है a मल्टीप्लाइड बाय b, तो 6 2 ज़ा 12 और 0 नीचे आ गया है, तो 12 1 ज़ा 12, 0 ज़ा 0। तो ये कैसे सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पर रूल्स जो दिए हैं उसको फॉलो करना है। तो a अल्फा 1/b, दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू k, तो ये लिख दिया इसे। तो आप लोगों को इसी तरह से लिखना है, व्हेन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 20, सो k इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 120, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन दैट विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब सबका आंसर क्या आने वाला है 120। फिर हम देखेंगे दूसरा नंबर कौन सा आएगा। तो 15 के लिए दिया, देखो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, तो इसमें हम ऐसे ही करेंगे सेम, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, आगे अगर सॉल्व करके दिया है ओके, तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं यहीं से। तो ना सेकंड देखो, हमें जो दिया था क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 12, सो b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब व्हाट, so a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 120, so b 12 मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 120, सो b इज इक्वल टू व्हाट 10। कैसे आया 10, तो यहाँ पर देख लो 120 ये जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, अपॉन में गया 12, 12 1 ज़ा 12, 12 0 ज़ा 0, तो 10 आंसर आ गया, ठीक है, सो दैट इज 10। ना सेकेंड थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ a इज इक्वल टू 50, ये मैं कहाँ से कर रही हूँ, दिस इज फ्रॉम दिस टेबल, वी आर डूइंग सॉल्विंग फ्रॉम दिस टेबल। इफ a इज इक्वल टू 15, सो b इज इक्वल टू, तो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू k है ना, तो k तो हमने फाइंड कर दिया है, दैट इज कांस्टेंट 120, देयरफॉर a का वैल्यू है 15 मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 120। तो सेम वे इसी तरह से हमें इसे भी सॉल्व करना है, सो विल गेट आंसर 8, 15 8 ज़ा 120। इफ b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू व्हाट, सो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 120। सो अगेन अभी यहाँ पर भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर a रिमेन हियर 120 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 0 ज़ा 0, तो a इज इक्वल टू व्हाट 30, सो a इज इक्वल टू 30, यहाँ नीचे दिया है, इसका आंसर देखो यहाँ पर है, ओके, दिस इज आंसर। ना सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, f अल्फा 1/d square, so here when d is equal to 5, so f is equal to 18, so hence फर्स्ट देखो क्या दिया है, इफ d is equal to 10 फाइंड f, तो पहले हमें यहाँ पर दिया है d is equal to 5 एंड f is equal to 18 दिया हुआ है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया है, d स्क्वायर दिया है, ओके, तो d का स्क्वायर, यहाँ पर d 5 दिया है, तो उसका हम देखेंगे स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर में उसे ले लेना है। तो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, f अल्फा 1/d स्क्वायर, सो f मल्टीप्लाइड बाय d स्क्वायर इज इक्वल टू k,
सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो 5 का स्क्वायर कितना आता है? 5 5 जा 25। सो के इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 450। अभी देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर है ना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इसका वैल्यू कैसा होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो 450 क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, वैल्यू ऑफ के है यहाँ ये। देन आफ्टर दैट इफ d इज इक्वल टू 10 देन f इज इक्वल टू वॉट? सो f इज मल्टीप्लाइड बाय d स्क्वायर इज इक्वल टू 450। तो अभी हमें देखो यहाँ पे f फाइंड करना है ना, f फाइंड करने के लिए दिया है। तो ऑलरेडी वी नो d का क्या है? स्क्वायर है, मतलब d स्क्वायर क्या आता है? 10 टाइम्स 100 है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो 450 है उसमें अपॉन 100 नीचे ले लेंगे। तो f का वैल्यू फाइंड कर दे। तो 0 0 कट कर दो, 5 1 जा 5, नहीं तो डायरेक्ट देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10 4 जा 40। अभी क्या लेफ्ट हो जाएगा? 45 माइनस अगर 40 करते हैं, मैं आप लोगों को ये वर्टिकली दिखाती हूँ तो बहुत ही सिंपल मेथड से आप लोगों को ये सम पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे मेथड में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है वर्टिकली जब करेंगे। 450 अपॉन 10 है ना, तो जो हमने ये 0 था 100 था ना, तो हमने क्या कर दिया? 0 0 को कट कर दिया। ठीक है, अभी 10 और 45 है, तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 5 माइनस 0 इज 5, 4 माइनस 4 इज 0। अब ये यहाँ पर क्या लेफ्ट हुआ? 5 लेफ्ट हुआ, लेकिन हमें तो होल नंबर चाहिए, मतलब कंप्लीट आंसर चाहिए। तो वी विल ऐड या 0। तो जब भी हम नीचे ऐड करते हैं 0, तो हमें ऊपर क्या करना है? एक डॉट देना होता है। तो 10 5 जा 50 हो जाएगा, 10 5 जा 50, सो 0 0। तो आंसर क्या आ गया? 4.5। सो विच आंसर वी हैव हियर? 4.5 सेम है। तो इस तरह से आंसर फाइंड हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सेकेंड सम, दैट इज देखो व्हेन f इज इक्वल टू 50 फाइंड d। सो व्हेन d इज इक्वल टू 5 एंड f इज इक्वल टू 18। तो हमने वो देखा है कैसे फाइंड किया था, आंसर कांस्टेंट आ गया था वेरिएशन, तो इसीलिए वो 450 है। वी नो दैट इफ f is equal to 50 then d is equal to what? So f multiplied by d square is equal to 450। तो अभी सॉरी, तो अभी फिर से हम क्या देखेंगे? f दिया है 50 और d स्क्वायर वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 450। तो ये फिर से मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ और हम इसे सॉल्व करेंगे। Space is very important. So f multiplied by d square is equal to 450। f कितना दिया है? That is 50 multiplied by d square is equal to 450। Okay, then d square will remain here and 450 upon 50 इसको ले लिया नीचे। 0 0 फर्स्ट यू कट, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया है। अब देखो आप, जब हम 9 का रूट फाइंड करते हैं तो विच नंबर विल गेट? 3। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू, ये जो है स्क्वायर दिया है इसे हम निकाल देंगे अब और आंसर लिखेंगे यहाँ पर 3। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू -3। क्यों -3 दिया हुआ है? बिकॉज देखो ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है? 3 3 जा 9। ओके, वी नो दैट। लेकिन जब -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 लेते हैं, दैट टाइम ऑल्सो 3 3 जा 9 एंड बोथ नंबर आर नेगेटिव, सो आंसर इज पॉजिटिव। देयरफॉर पॉजिटिव आंसर है, तो इसका आंसर में भी -3 हो सकता, +3 हो सकता है और -3 हो सकता है, इसीलिए ऐसे लिखना है। ओके, डन।
तो एग्जाम्पल्स जो थे वी हैव कंप्लीटेड देम and now we will continue practice set 7.2. Okay, so let's see first question, that is the informations about number of workers and number of days to complete a work is given in the following table. मतलब सपोज एक काम है, एक घर बनने का काम है. ओके, वी हैव टू बिल्ड अ हाउस. तो उसके लिए सपोज नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, 30. तो बड़ा बंगलो होगा शायद से, तो 30 वर्कर लग गए हैं. तो उन्होंने कितने दिन में कंप्लीट कर दिया काम, 6 डेज में कर सकते हैं. 30 वर्कर्स ये काम 6 डेज में कंप्लीट कर देंगे. लेकिन अगर वर्कर कम है तो 20 वर्कर आएंगे सपोज, तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 9 डेज में. तो यहाँ पर तो अगर हम देखेंगे थर्ड कॉलम में तो और डेज इंक्रीज हो रहे हैं. तो जब डेज इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे, डिक्रीज. क्योंकि हमने देखा है ना इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है. ठीक है, तो 6 के डबल यहाँ पर डेज लग रहे हैं, तो 30 के यहाँ पर हाफ वर्कर्स लगेंगे. ठीक है, ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसे हमें प्रॉपरली स्टेप वाइज फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है. ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट दैट. So first here we will write number of workers, that is W, and number of days D. ऐसे हम लेटर से उसे डिनोट करते हैं. Then W alpha 1 upon D. So W is equal to K multiplied by 1 upon D. So here K is constant of variation. So therefore when W is equal to 20, W कितना दिया है हमें, 20, and D is equal to 9 is given. So 20 is equal to K multiplied by 1 upon 9. तो हम इसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो हम इसे डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा हुआ है. ये देखिए x मल्टीप्लाइड बाय वाई दिया है ना, इज इक्वल टू के. ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर w मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू k. सो w मीन्स 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू k. That is 2 9s are 18 and 0 we will take directly, so 180. So k is what, 180, and that will remain constant or variation. तो हमें अभी k मिल गया है, that is 180. k मिल गया है 180. तो हम कोई भी सम आगे का है उसे इजीली सॉल्व करेंगे. सो इक्वेशंस ऑफ वेरिएशन w इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 1d. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, W multiplied by D is equal to K. So W multiplied by D is equal to K is what, 180. So when D is equal to 12, so W is equal to what, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है when D is equal to, D है और ये W है ना, तो D is equal to 12. So W is equal to what, so W multiplied by D is equal to 180. So W multiplied by 12 is equal to 180. So W is equal to 180 upon 12. ये आ गया नीचे, तो इसे हम डिवाइड करेंगे. 12 1 जा 12, 6 0 ले लिया नीचे, आई 0 हो गया 6, और 12 6 जा, सॉरी 12 5 जा 60. सो 0 0. तो देखो यहाँ पे 15 है, तो 12 5 जा 60 आ गया. तो W इज इक्वल टू वॉट, 15. जैसे मैंने ओरली भी देखा था, तो 15 ही हमारा आंसर आया था. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे. हियर द नंबर ऑफ वर्कर है 10, सो वी हैव टू फाइंड डेज. सो व्हेन W इज इक्वल टू 10, सो D इज इक्वल टू वॉट. सो अगेन वी विल सी दैट W multiplied by D is equal to 180. So W is equal to 10 multiplied by D is equal to 180. तो यहाँ पे इसे नीचे लेना है और डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ गया है, 18. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें जो 180 है
अपॉन 10 है, 0 0 कट कर दिया, 18 इज लेफ्ट। तो d इज इक्वल टू वॉट, 18। इसमें क्या आंसर आ गया है, 18। लास्ट है d इज इक्वल टू 36 एंड w वी हैव टू फाइंड। सो व्हेन d इज इक्वल टू 36 तो w इज इक्वल टू वॉट, सो w मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 180। बार बार 180 ले रहे हैं बिकॉज दैट इज कॉन्स्टेंट k है। सो w इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 180। तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 180 अपॉन 36 ले लिया है, 18 तो 0 तो नहीं है तो कट करने के लिए 18 1 ज़ा 18, 18 0 ज़ा 0, 18 2 ज़ा 36। अभी क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो 5 आंसर आ गया, w इज इक्वल टू वॉट, 5। तो जब डेज 36 लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेज लग रहे हैं, तो कितने वर्कर्स है, ओनली 5 वर्कर्स ज़्यादा है, तो इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टेबल। तो आप लोगों को ये सम समझ में आ गए होंगे। मैंने जो टेबल कंप्लीट किया है तो 7.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। जो नेक्स्ट वीडियोस बच्चों में अपलोड करूँगी उसमें हम आगे के सम्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल सम्स सारे कर दिए हैं तो ज़्यादा टाइम लगा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गया है और सेकेंड, थर्ड और आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं 4 5 6 ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड में करूँगी। पूरे डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करके दूंगी। तो इसीलिए आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।